प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? आज से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और जब ये वीडियो बन रही है तो उस समय पहली शिफ्ट के विद्यार्थी यानी 23 तारीख की पहली शिफ्ट के विद्यार्थी परीक्षा दे रहे होंगे। उम्मीद करूँगा कि उनका पेपर अच्छा हो और आगे आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा देनी है उनका पेपर भी अच्छा होता रहे। चलिए आज की वीडियो क्लास की बात करें तो इसके पीछे करंट से संबंधित 9 वीडियो क्लास मैं आपको दे चुका हूं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए और आज इसी कड़ी में 10वीं क्लास करंट की। सारे करंट देख के जाइएगा, मिलेगा जरूर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का पहला करंट है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24। तो 2 साल के लिए रिपोर्ट एक साथ बनाई गई है 23-24 के लिए, यानी कि 23 में जारी नहीं की गई थी। इसकी पिछली रिपोर्ट जारी की गई 2022 में। पहला प्रश्न जो यहाँ से बनता है, इसको जारी कौन करेगा? तो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, 13 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट को जो जारी किया गया तो संयुक्त राष्ट्र जुड़ा हुआ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तो जाहिर सी बात है संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं सबको आधारित सबको शामिल करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश 93 और यहाँ मानव विकास रिपोर्ट भी बनाई गई 193 देशों को ध्यान में रखकर, यानी इस रिपोर्ट में शामिल हैं 193 देश। अब इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसको मिला? तो शीर्ष स्थान पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, इसका स्कोर रहा 0.967, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर आइसलैंड। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर आइसलैंड। अब इस रिपोर्ट में सबसे निम्न स्थान किसका रहा, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी मानव विकास की जो गति है वो सबसे निम्नतर है? तो वहाँ ध्यान रखिए कि 193 नंबर पर, यानी सबसे आखिरी में जो देश है वो है सोमालिया, 192 नंबर पर दक्षिणी सूडान और 191 नंबर पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इस पॉइंट को ध्यान में रखेगा। कुछ नहीं याद रहे तो इतना तो याद ही रहना चाहिए कि शीर्ष स्थान किसका रहा और निम्न स्थान किसका रहा। तो शीर्ष स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड और निम्न स्थान पर रहा सोमालिया। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में भारत का स्थान, तो ये विशेष ध्यान में रखिएगा। तो भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान रहा 134वां और भारत को जो इंडेक्स मिला यानी जो इसको अंक मिले वो थे 0.644। और ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है उच्च मानव विकास, ठीक है, अति उच्च मानव विकास, उच्च मानव विकास, मध्य मानव विकास और निम्न मानव विकास, इसमें भी इसको डिवाइड किया जाता है। तो उस संदर्भ में अगर भारत को देखा जाए तो भारत का स्थान रहा 134वां और इसे रखा गया है मध्य मानव विकास के तहत। मध्य मानव विकास देशों की के तहत ही इसे हम कह सकते हैं कि रखा गया है। ये ध्यान में रखना है। रिपोर्ट का आधार यानी ये रिपोर्ट मुख्यतः किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है? तो 3 प्रमुख आयाम है इसके: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। तो जिन देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, वो अधिक है, जाहिर सी बात है उनके पास सुविधाएं उतनी अधिक होंगी। शिक्षा की स्थिति जहाँ अच्छी है, जाहिर सी बात है वो भी मानव विकास के संदर्भ में उनका भी विकास वो होगा। जीवन प्रत्याशा, जब ये 2 चीज़ें आपके पास रहेंगी तो जीवन प्रत्याशा, स्वाभाविक सी बात है कि जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि जो जीवित जन्म हो रहे हैं वो अधिकतम औसतन कितने साल तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, यह है जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ भारत का स्थान याद रखिएगा 134, ठीक है, 134वां। अब इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी बताई गई है? तो भारत में जीवन प्रत्याशा बताई गई है 67.7 वर्ष औसतन। ठीक है, तो 67.7 वर्ष ये औसत है, जिसमें से पुरुष की जीवन प्रत्याशा है 66.3 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है 69.4 वर्ष। ठीक है, अब इस मानव विकास सूचकांक की जब चर्चा चली है तो देख लेते हैं कि इस मानव विकास सूचकांक को जारी करने में किसका किसका प्रमुख योगदान रहा। उस संदर्भ में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास करने में 2 लोगों का नाम महत्वपूर्ण है। एक है महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, और दूसरे हैं अमर्त्य सेन, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास इन 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया। एक नाम आपके सामने है महबूब उल हक पाकिस्तान के, और दूसरे व्यक्ति हैं वर्तमान में अमेरिकी नागरिक लेकिन भारतीय मूल के हैं, अमर्त्य सेन। ठीक है, पहली मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया 1990 में। ठीक, एक और सूचकांक अपने सामने है, वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। यानी इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा देश ऐसा है जहां मीडिया यानी प्रेस को अपनी बात कहने के लिए आज़ादी ज़्यादा मिली हुई है। ठीक है, तो इस संदर्भ में ध्यान रखिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024
जारी कौन करता है? तो जारीकर्ता की बात करें तो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांसीसी एनजीओ है, नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ष 2002 से ये इसका प्रकाशन कर रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान संस्करण की बात करें तो वर्तमान संस्करण है 22वां। जारी कब किया गया? जारी किया गया 30 मई 2024 को, और 3 मई जो यहाँ पे 3 मई 2024 को, जो यहाँ तिथि दिख रही है आपको 3 मई, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान में रख लेना। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई। तो 2024 की इसकी थीम क्या रही? तो ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता। ठीक, अब इस इंडेक्स में यानी इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? तो 180 देश और क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। शीर्ष स्थान किसका रहा, यानी कौन सा ऐसा देश है जहां मीडिया को यानी वहां पत्रकारों को सबसे अधिक आज़ादी दी गई है? तो वो है नॉर्वे। दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन। यहाँ एक बात और ध्यान में रख लेनी है कि नॉर्वे लगातार 8वीं बार इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे लगातार 8वीं बार नंबर 1 स्थान पर बना रहा। निम्न स्थान की बात करें तो सबसे निचले स्थान पर कौन रहा? तो 180 नंबर पर रहा एरिट्रिया, 179 नंबर पर रहा सीरिया और 178 नंबर पर रहा अफगानिस्तान। भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट को देखें तो भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा 159वां, और नंबर मिले इनको 31.28, यानी 100 पॉइंट्स होते हैं। 100 पॉइंट्स में नंबर दिए जाते हैं, जिसका पॉइंट्स जितना अधिक होगा वो सबसे आगे। जैसे नॉर्वे को कितना नंबर मिला? 91.89, 100 में। भारत को कितना मिला? 31.28, इसलिए भारत का स्थान है 159वां। यानी ये कह सकते हैं कि भारत में मीडिया की स्थिति काफ़ी खराब है, काफ़ी खराब है, अच्छी बिल्कुल नहीं कही जा सकती। ठीक है, 2023 में भारतीय मीडिया का स्थान रहा 161वां, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 223 की बात करें तो 223 में भारत का स्थान रहा 161वां, और 2023 और 24 की अगर हम तुलना करें तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम देखते हैं 2024 में 2 पायदान का फायदा भारत को हुआ है, यानी 2 पायदान का सुधार भारत के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देखने को मिलता है। ठीक है, इतना भी तैयार करिए। अगला करंट अपना है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024। यहाँ ये देखा जाता है कि कौन सा देश या किस देश के नागरिक सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है या इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो प्रकाशन करता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके यूनाइटेड किंगडम का वेल बीइंग रिसर्च सेंटर इस रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। ठीक है, जारी कब किया गया? तो 20 मार्च 2024 को। जैसे हमने ऊपर देखा था कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, वैसे ही 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शामिल देश तो 143 देशों को ध्यान में रख करके ये इंडेक्स बनाया गया, और शीर्ष स्थान से इंडेक्स में जिसका रहा तो नंबर 1 पे रहा फिनलैंड, और ये भी लगातार 7वीं बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में नंबर 1 पर रहा, यानी कि फिनलैंड के नागरिक सबसे अधिक प्रसन्न नागरिक कहे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर रहा डेनमार्क और तीसरे नंबर पर रहा आइसलैंड। अब कौन सा देश ऐसा है जिसके नागरिक सबसे इस प्रसन्नता सूचकांक में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में सबसे निचले पायदान पर रहे? तो 143वें नंबर पर रहा अफगानिस्तान, 142 पे लेबनान और 141 पे लेसोथो। ठीक है, ये वो देश हैं जहां विश्व प्रसन्नता सूचकांक, ठीक है, का इंडेक्स इनका सबसे कम है, यानी यहाँ के नागरिकों को कह सकते हैं कि इनके नागरिक सबसे कम प्रसन्न व्यक्ति हैं। अब इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या रही? तो भारत के स्थान की बात कर लें तो भारत का स्थान रहा 126वां, और 2023 की रिपोर्ट में भी भारत का स्थान था 126वां। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 126 कितने देशों में? 143 देशों में। 2023 में क्या स्थान था भारत का? वहाँ भी भारत का स्थान था 126वां। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के संदर्भ में एक चीज ध्यान रखिएगा, जारीकर्ता तो हमने देख लिया, या प्रकाशन किसने किया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, ये इसका प्रकाशन करता है। लेकिन इस रिपोर्ट को बनाने में जो डाटा हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो ये रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो अमेरिकी कंपनी है जिसका नाम है गैलेप वर्ल्ड पोल। ठीक है, गैलेप वर्ल्ड पोल ये डाटा इकट्ठा करती है और ये देती है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का
वेल बीइंग रिसर्च सेंटर इस रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। समझ में आ गया? दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ के रखिएगा। चलिए अगले करंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में दो चीज़ें पहले शुरुआत में कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो हवा हमारे शरीर के लिए कितनी लाभदायक है, कितनी हानिकारक है, वही इस रिपोर्ट में देखा जाता है। तो ये रिपोर्ट जारी कौन करता है और कब जारी की गई? तो जारी की बात करें तो 19 मार्च 2024 को वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ठीक है, स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर, वो इस रिपोर्ट को जारी करती है। ठीक, शामिल देश या क्षेत्रों की बात कर लें तो शामिल देश इसमें रहे 134 देश और इस 134 देशों के 7,812 शहरों पर ये रिपोर्ट आधारित है। ठीक है, तो पूरी रिपोर्ट तो बता नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे पूछ सकता है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खराब वायु की गुणवत्ता किस देश में पाई जाती है, या सर्वाधिक वायु प्रदूषित देश कौन सा है, सर्वाधिक वायु प्रदूषित राजधानी कौन सी, ये दो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला पूछा जाता है सबसे कम प्रदूषित देश। तो तीनों हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं सर्वाधिक प्रदूषित देश। तो सर्वाधिक प्रदूषित देशों की बात करें तो सबसे खराब वो देश जिसकी वायु गुणवत्ता सबसे खराब है वो नंबर 1 पे है बांग्लादेश, और नंबर 2 पे है पाकिस्तान, और नंबर 3 पे है भारत। ठीक है, तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान वायु प्रदूषित शहरों में नंबर 3। सबसे कम प्रदूषित देशों की बात करें तो 134 नंबर पर रखा गया यहाँ पे फ्रेंच पॉलिनेशिया, 133 पे मॉरिशस को, 132 पर आइसलैंड को। यहाँ मामला उल्टा है, यानी 100 में जिसको ज़्यादा नंबर मिलेगा वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित, जिसको कम नंबर मिलेगा वहाँ सबसे कम प्रदूषण। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बांग्लादेश फर्स्ट पे है, यानी यहाँ वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। पाकिस्तान सेकंड पे है, यानी उसके बाद पाकिस्तान का नंबर। भारत 3 पे है, यानी पाकिस्तान के बाद भारत का नंबर। यहाँ वायु गुणवत्ता सबसे खराब है। और जो सबसे आखिरी में देश है, यानी 134 फ्रेंच पॉलिनेशिया, इसकी वायु की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। उसके बाद मॉरिशस और उसके बाद आइसलैंड। ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियां भी घोषित की गई। तो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों की बात करें तो 3 की चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो सबसे प्रदूषित राजधानी जो इस विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के तहत बताई गई वो थी अपने भारत की राजधानी नई दिल्ली, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और तीसरे स्थान पर ओगाडोगु बुर्किना फासो की राजधानी। ठीक है, जो ये 3 राजधानियां जो सबसे प्रदूषित राजधानियां इस रिपोर्ट में बताई गई। अब ये रिपोर्ट का आधार क्या है? तो इस रिपोर्ट के आधार की बात करें तो इस रिपोर्ट के तहत वायु में मौजूद PM25 कणों को आधार बनाकर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। यहाँ PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, और ये जो मापे जाते हैं 2.5, इनको 2.5 माइक्रोमीटर कहते हैं। PM 2.5 को फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। इतना ही पॉइंट अभी ध्यान में रखिए। हाँ, बाद में जब कोई विस्तृत क्लास बनाऊंगा तो पूरा बताऊंगा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि हवा में 2.5 माइक्रोमीटर कणों की संख्या कितनी है, यही वायु की गुणवत्ता बताता है। इन कणों की संख्या अगर अधिक है तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से, ये बहुत छोटे कण होते हैं, सांस के माध्यम हमारे फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं, और फेफड़ों से होते हुए ये हमारे रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर व्यक्ति को श्वसन संबंधी समस्याएं या बीमारियां प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये 2 कण, एक 2.5 माइक्रोमीटर और एक 10 माइक्रोमीटर, इन 2 कणों की गणना की जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक कण जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर प्रकृति ने अपने लिए व्यवस्था कर रखी है कि ऐसे हानिकारक कण हमारे शरीर में न जा पाए। जैसे आप सब अपने नाक में देखिए, नाक में जो है बाल हैं, तो जो बड़े कण हैं वो उन बालों में टकरा कर रुक जाएंगे। और प्रकृति ने क्या किया है, नाक को एकदम सूखा नहीं रखा है, हल्का सा उसको जो है श्लेष्मा प्रदान किया है, यानी कि हमेशा थोड़ी गीली रहती है, जिसकी वजह से ये सारे धूलकण वहाँ चिपक जाते हैं। लेकिन जो काफ़ी छोटे हैं, जैसे 2.5 माइक्रोमीटर वाले, ये सांस के माध्यम से हमारे फेफड़े में चले जाते हैं, और फेफड़े से होते हुए आगे चल के ये रक्त में मिल जाते हैं और श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न करते हैं, यानी श्वसन संबंधी बीमारियां। अगले करंट की बात करें तो अगला करंट है नाटो से संबंधित, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाटो का 32वां सदस्य देश। ठीक, तो नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना, तो उस संदर्भ में ध्यान रखिए 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना। इसको ध्यान में रखना है कि 32वां सदस्य देश नाटो, और कब बना, 7 मार्च 2024 को। नाटो के फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक,
ये है क्या? तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक संगठन है, ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाटो का संबंध इनमें से किससे किससे, तो आप ध्यान में रखेंगे उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक संगठन है या गठबंधन कह सकते हैं, और ये देश एक दूसरे की सहायता हर मायने में करते हैं, चाहे युद्ध की बात हो चाहे कोई प्राकृतिक आपदा की बात हो, ठीक है। अब नाटो के गठन के संदर्भ में, नाटो का गठन कब किया गया? तो गठन किया गया अप्रैल 1949 में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। वर्तमान सदस्य देश की बात करें तो वर्तमान सदस्य देश 32, ठीक है। 32वां सदस्य देश तो बना स्वीडन, तो जाहिर सी बात है इसके पहले कोई 31वां बना होगा, कोई 30वां बना होगा, इस पर भी ध्यान रख लेना है। तो 2023 में फिनलैंड को जोड़ा गया, यानी फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना, और उसके पहले 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को जोड़ा गया जो नाटो का 30वां सदस्य देश बना था। इन दोनों पर भी ध्यान बना करके रखिएगा। अब तक नाटो की बात करें तो 10 बार नाटो का विस्तार हो चुका है, ठीक है। अगला करंट, तो अगला करंट अपना एक पुल है जो चर्चा में है, वो है ब्रांगशा पुल, ठीक। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि ब्रांगशा पुल है कहाँ? तो इसकी स्थिति की बात करें तो स्थित है इसकी लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ है? श्योक नदी पर निर्मित है। क्यों चर्चा में आ गया ये पुल? तो चर्चा की बात करें तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा इस पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता 8 मई 2024 को प्रदान की गई, ठीक है। मल्टी स्पैन पुल का मतलब कि पुल जो बना होता है ना, तो उसमें कई पिलर्स नीचे लगे होते हैं और छोटे छोटे खंडों में पुल बांट दिया जाता है, जैसे कि अगर एक कोई क्षतिग्रस्त हो तो उतना ही हिस्सा क्षतिग्रस्त हो, बाकी पुल वैसे सेफ रहे, ठीक है। तो विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता इसको मिली है किसके द्वारा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा, ठीक। सीमा सड़क संगठन द्वारा 14,900 फीट की ऊंचाई पर इस पुल का निर्माण 174 दिनों में किया गया, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। अगला करंट है अपना, एक शहर का नाम है वो है पोखरा। तो पोखरा की बात करें तो अपने पड़ोसी देश का एक शहर है, यानी पोखरा स्थित है नेपाल में। नेपाल का एक पर्यटन शहर है, तो भारत से अधिकतर लोग यहाँ पर्यटन के लिए पोखरा में जाते हैं। आगे ध्यान रखिए कि क्यों चर्चा में आ गया, तो नेपाल सरकार द्वारा मार्च 2024 में इस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। तो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पुष्प कुमार दहल प्रचंड, उन्होंने पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया। नेपाल की राजधानी तो काठमांडू है, लेकिन एक और प्रश्न यहाँ से अब नया बन गया कि नेपाल की पर्यटन राजधानी, ठीक है, तो नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा, ठीक। अब ये पोखरा नेपाल के किस प्रांत में? तो नेपाल के गंडकी प्रांत का प्रमुख पर्यटन शहर है। और किस झील के किनारे स्थित है? तो फेवा झील के किनारे ये स्थित है, ठीक है। अब करना है आपको इतना काम कि इतना करंट तैयार करिए, पीछे के जो वीडियो हैं उनको भी पूरा देख डालिए और अच्छे से देख डालिए। और जो पेपर हो रहे हैं, जिनको कल 24 को पेपर देना है और 25 को पेपर देना है, वो ध्यान रखें, जिनको 25 को पेपर देना है वो 23-24 के पेपर पर पूरा ध्यान बनाकर रखे रहें कि कैसा पेपर पूछा, कहाँ से प्रश्न बनाए गए। और जिनको कल 24 को देना है वो आज के दोनों पेपर पर ध्यान बनाकर रखेंगे कि 23 का पेपर कैसा पूछा गया। हमारे पास जैसे ही पेपर आएगा वैसे ही कोशिश रहेगी कि यथाशीघ्र उसके आंसर मैं आपको फटाफट बता दूं, ठीक है। तो इतना आप करेंगे तैयार। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। इतना तैयार करिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।